और उसके लिए ज़रूरी है कि आप वो समझें कि बीमारी क्या है, और उससे मिलती जुलती जब आप दवा देंगे तो मरीज़ ठीक होगा। ये अफरोज़म है हमारे पास, इसमें हम इसके अलावा हम असूल इलाज पे को भी पढ़ते हैं कि जो हनीमन का ऑर्गेनिक बुक है, जो उसके अंदर उसने असूल इलाज लिखे हैं, उन असूल को भी हम पढ़ते हैं। तो आज जो हमारे पास अफरोज़म है 155 है। मैं बग़ैर किसी तजबस के ये कहूँगा कि दी जाने वाली होम्योपैथी की सबसे ज़्यादा मुनासिब दवा की अलामात बीमारी की अलामात से मुमासलत रखती हूँ। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि हनीमन बीमारी को डिस्कस नहीं करता, तो वो उनके लिए भी ये मैसेज है कि वो कहते हैं बीमारी क्या अलामात पैदा करती है। हम अलामात के पीछे नहीं भागेंगे, पहले बीमारी को भी समझेंगे। हम अलामात के पीछे नहीं भागेंगे। बहुत सारी बीमारियां बहुत सारी कॉमन अलामात पैदा कर सकती हैं। शुगर लो होगा तो बंदा ड्रोजी हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो होगा तब भी बंदा ड्रोजी हो सकता है, नींद पूरी ना हो तब भी बंदा ड्रोजी हो सकता है, कोई सर पे चोट लगे तो तब भी ड्रोजी हो सकता है, सर पे ब्रेन के अंदर ट्यूमर है तब भी ड्रोजी हो सकता है। तो अलामत तो ड्रोजी है, तो काजेज़ बड़ी मुख्तलिफ आ गई हैं, काजेज़ मुख्तलिफ आ गई हैं। इसलिए अलामात के पीछे नहीं भागना, ये नालायक लोग भागते हैं। इसके पीछे रीज़न को पीछे भागना है। पहले सर दर्द है तो सर दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, नींद पूरी ना होने की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, आई साइड वीक होने की वजह से सकता है, बुखार टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, नोज ऑब्स्ट्रक्शन नज़ले की वजह साइनसाइटिस की वजह से हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। तो क्या हम सर दर्द के पीछे भागेंगे? ये उनके लिए मैसेज है कि आप लोगों को गुमराह ना करें, आप लोगों को बीमारी को समझने की तरफ लेके जाएं। आप लोगों के ठीक है सिम्टम से हम उस रूट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन असल सोर्स को जानना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए वो कहता है बीमारी की अलामात से मुमासलत रखती हो। क्या कह रहा है? तो उन दोस्तों के लिए जो गलत इंटरप्रेटेट करते हैं उनको ऑर्गेनन को पढ़ना चाहिए। जब वो हम तो बीमारी का इलाज ही नहीं करते। भाई बीमारी होगी तो अलामत पैदा होगी ना। आप बीज जो है वो आड़ू का बोएंगे तो आड़ू का दरख्त होगा, सेब का होगा, माल्टे का होगा। तो ये तो बीमारियां हैं, फिर अलामात क्या? वो फल है। तो ये वो कह रहा है कि अलामात बीमारी की अलामात से मुबासरत अव्वल जिस्म में बाद जिक्र को कमज़ोर जगह ले लेती है और ज़िंदगी के कानून के मुताबिक बीमारी की अलामात पर हावी हो जाती है और इन्हें ख़त्म कर देती है। लेकिन होम्योपैथिक दवा की बाकी अलामात जो कि आम तौर पर बहुत ज़्यादा होती हैं, इनका इतलाक़ ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं हम कंक्लूड करते हैं बीमारी की अलामात को, फिर हम जो है दवा की अलामात को कंक्लूड करते हैं जो प्रूफ शुदा होती है। तो बाज़ दफ़ा वो कम भी हो सकती हैं, वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हमने उसको मैच करना है, एक हद तक मैच करना है। और उसके बाद वो बीमारी से ताकतवर हम आर्टिफिशियल बीमारी जिस्म के अंदर पैदा करेंगे और वो उसको टारगेट करेगी, और जो उसकी अपनी अलामत होंगी वो ऑटोमेटिकली, चूँकि वो आर्टिफिशियल होगी, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जो आर्टिफिशियल डिजीज़ हम बॉडी में डालेंगे वो चूँकि आर्टिफिशियल होगी, वो नेचुरल नहीं होगी,
वो उस चीज़ को टारगेट करके अगर उसमें कोई फालतू अलामात है तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन बाकी जो कि बाकी इनका तलाक ज़रूरी नहीं, मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता अफाका महसूस करता है और आखिरकार इन अलामात में से किसी को महसूस नहीं करता। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आप ओवरडोजिंग करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो कुछ नई अलामात क्रिएट हो जाती हैं जो कि दवाई की होती हैं, और आप उससे घबरा के ये करते हैं कि दवाई चेंज कर देते हैं। तो कहता है उसको वेट करो, वो खुद आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगी, उसके पीछे नहीं भागना शुरू कर देना। वो बाज़ दफ़ा 2 दिन में ख़त्म हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा 4 दिन में, बाज़ दफ़ा घंटे में, बाज़ दफ़ा मिनट में भी ख़त्म हो जाती हैं। और अगर आप उसको हाँ, वो चीज़ बात होती है कि जब आपने किसी चीज़ को टारगेट कर दिया और वो अलामात एक सरफेस से गायब हो जाई और नीचे से कोई नई चीज़ ऊपर आई, तो नई चीज़ आ सकती है। मसलन आपने एंटीसोरिक मेडिसिन अप्लाई कर दी, इसको सर दर्द था, कोई भी गलती, तो हो सकता है कि उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस छुपा हुआ हो। तो जब आप उसको एंटीसोरिक मेडिसिन आपने दी, वो ठीक हो गया, लेकिन नीचे से उसको कफ खांसी ये वो निकल आया, तो वो तो सप्रेस था जो उसने उसको उबार दिया, तो उसको हम एड्रेस करेंगे। क्योंकि होम्योपैथिक दवा की इंतहाई कलील मिकदार इतनी कमज़ोर होती है कि जिस्म के इन हिस्सों पे जिन में बीमारी की अलामात नहीं है, बाकी अलामात पैदा नहीं करती जो कि होम्योपैथिक इस्तेमाल की नहीं होती। लिहाजा ये सिर्फ जिस्म के इन हिस्सों पर असरअंदाज होती है जिन पर पहले से ही बीमारी की ममासलत अलामात मरतब हो चुकी हैं। इस तरह से बीमार कानून ज़िंदगी सिर्फ ममासलत मगर नहायत ताकतवर अद्वियात बीमारी के लिए रद्द-ए-अमल पैदा करेगा और यूँ असल बीमारी ख़त्म हो जाएगी। समझ आ गई आपको? नेक्स्ट मैं थोड़ा सा पहले मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे बात करते हैं, लें ज़रा जो लॉस में हमने लिखा, फिर मैं आपको कार्सिनोसम जो हमने यहाँ आज एक दवा रखी है, हाँ, उसको फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैंने आज कार्सिनोसम को क्यों जेनेटिक डिसऑर्डर में डाला है। आज का जो लेक्चर आपने सुना है कर्नल साहब से, उसका मैंने लुबे लबाब आपको शॉर्टकट में बताना चाह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग पे कायम रहे। वो बड़ी बारीकी थी और उसको जानना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उस गोरख धंधे में पढ़ने से यह ना हो कि आप अपने मकसद से कहीं डिट्रैक हो जाएं। तो हमने क्या फोकस करना है और फिर उसको डीप, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसको डीप स्टडी करें। फोकस ये करना है, cause of muscular dystrophy is the weak or faulty function of dystrophin gene। डीएनए पे एक जीन है। डीएनए क्या है? हमारे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक जीन है, थ्रेड लाइक धागे की तरह का, उस पे 23 क्रोमोसोम्स हैं, पेयर्स है, उसका 46 क्रोमोसोम्स हैं उसके ऊपर, और 25 से 30,000 उस पर जीन है जो उसको बैंड किए हुए हैं। जितनी इंफॉर्मेशन बॉडी को चाहिए होती है वो जीन वो इंफॉर्मेशन वहाँ तैयार होती है और वो आरएनए के ज़रिए वहाँ से फोटोस्टेट होके साइटोप्लाज्मा के अंदर आती है और साइटोप्लाज्मा के अंदर वो सारे फंक्शंस फिर होते हैं। जीन के अंदर एक इंफॉर्मेशन बननी है। क्या इंफॉर्मेशन बननी है? कि जी फ़र्ज़ करें ट्यूमर बनाना है, तो वो इंफॉर्मेशन आरएनए वहाँ से फोटो कॉपी लेके जो न्यूक्लियस के बाहर
लिक्विड पड़ा है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर लाएगा और वहाँ फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी कि वो क्या चाहता है। अब ये है कि जो कहता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है, ये नहीं बन पा रही, तो मसल जो है वो वीक हो रहा है। मसल के अंदर जो शॉक ऑब्जर्वन की स्ट्रेंथ है वो नहीं है, मसल हार्ड हो रहा है, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रही। समझ आइए ना। तो वो स्ट्रेंथ का मौजब कौन था? वो ये डिस्ट्रोफिन जीन फॉल्ट में चला गया। और ये जीन कहाँ वाक़या होता है? ये एक्स क्रोमोसोम पे वाक़या होता है। वो उसकी लोकेशन बनाता है कि कहाँ, किस एरिया में, पिंडी में है, एबटाबाद में है, लाहौर में है, कहाँ ख़राबी है। मतलब देखें ना, अब जैसे गवर्नमेंट चल रही है, पार्टियां बन रही हैं, कौन सी पार्टी कहाँ वाक़या है, कोई सिंध में है, कोई मौलवियों के अंदर है, कोई MQ में है, कोई ट्राइबल एरिया। देखें इस तरह से ये फंक्शन भी तकसीम हुआ है। ये फंक्शन कहाँ पे है? ये आपके क्रोमोसोम्स जो हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं पेयर से 46, उसमें से जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उसका जो एक्स लिंक है उसके ऊपर ये जीन वाक़या है। अब समझ आ गई? बाकी 23 जो 22 है उस पर कोई मसला नहीं है, वो ठीक है। एक क्रोमोसोम जो पेयर है जिसमें फीमेल में XX है और मेल में XY है, तो X क्रोमोसोम जो है उसके अंदर जो जीन है डिस्ट्रोफिन जीन, वो फॉल्टी है, वो वीक है, वो कमज़ोर है, वो नाकारा है। आई बात समझ? उसके नाकारा होने की वजह से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बन पा रही। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बन पाएगी तो मसल के अंदर शॉक ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी, और वो क्या करेगा? जो हमारा एक एंजाइम है CPK, जो मसल की स्ट्रेंथ होता है, वो वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और बच्चा जो है वो पहली इंडिकेशन उसकी क्या होगी कि वो बैठ के उठता मुश्किल से है। मैं शॉर्ट बैठ के शुरू में कंप्लेन आएगी कि बच्चा नीचे बैठा होगा, जब आप उसको कहेंगे उठो तो वो सपोर्ट के साथ उठेगा। तो इस साइन है पहला कि कहीं आपको फिर माँ के कंप्लेन करेगी कि जी हमारा बच्चा जो है वो उठते हुए उसको प्रॉब्लम होता है, कहीं कि सपोर्ट लेता सही उठ नहीं सकता। तो अच्छा डॉक्टर है उसको फ़ौरन समझ लेना चाहिए कि ये कहीं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरफ जा रहा है, और ये 2, 3, 4 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद उसकी चलने में लड़खड़ाहट आएगी, वो थोड़ा चलेगा नहीं, स्टैगरिंग होगा, ऐसे ऐसे चलेगा, और फिर ऐसे ऐसे चलेगा तो यूं हो जाएगा, उसकी ये चेस्ट बाहर आ जाएगी और यूं चलता आपको नज़र आएगा, यूं। फिर बाकी उसके आर्गन के अंदर जो मसल चूँकि सारी बॉडी के अंदर उनका रोल है, और वो फिर आपको सारे वीक होता रहता है कि अल्टीमेटली जो रेस्पिरेटरी मसल्स है जो बहुत ही वीक हो जाएगा, या हार्ट मसल वीक हो जाएगा, तो वो डेथ हो जाएगी। अब समझ आ जाएगी कि व्हाट इज़ द मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसका मैकेनिज़्म आपको समझ आ जाएगा। जब आपको आप आसानी से किसी को बता सकते हैं कि ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है ये जेनेटिक कॉज है, और ये जेनेटिक कॉज का क्या है वो आप उसको जब बताएंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि ये डॉक्टर बात सारी को समझता है कि व्हाट इज़ द मस्कुलर डिस्ट्रोफी। उसको आप कहेंगे जी DNA पे क्रोमोसोम्स हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम्स है 23, उस पे ऊपर जो X लिंक है, उस X लिंक के ऊपर डिस्ट्रोफिन जीन है, डिस्ट्रोफिन जीन वीक है, फॉल्टी है, और उसकी वजह से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बन रही, जिसकी वजह से मसल एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, शॉक एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं हो रही। दैट इज द कॉज ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये मैकेनिज्म समझ आ गया? कर्नल साहब की बात नहीं समझ आई थी, अब आ गई है। मुझे पता था ना कैसे आपको समझ आएगा। तो हैं तो प्रोटीन का पीछे से एक सवाल आया था कि ये प्रोटीन क्या होती है, ये नर्व्स क्या होते हैं। देखे भाई, पहले तो बात यह है कि ये सवाल डॉक्टर्स का नहीं बनता,
लेकिन फिर भी आपको नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम, ये सारे समझने होंगे, पढ़ने होंगे। तो आप किसी को कहेंगे जी मुझे नहीं पता कि ये नर्व्स कहाँ से चल के आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ये तो बड़ा मुश्किल सा, फिर तो आप अल्फ़ाबेटिकली फिर पढ़ना शुरू कर देंगे फर्स्ट ईयर से। लेकिन मोटा मोटा सिस्टम, दो सिस्टम है नर्वस, दो सिस्टम बड़े हैं, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री वो है जो खुदकार है, खुदा ने वो निज़ाम बनाया कि जो आपके ताबे नहीं उसको रखा। आपके ताबे रखता तो क्या करता, आप सुसाइड आसानी से कर सकते हैं। मैंने हार्ट का वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को जब मैं ब्लॉक करता हूं तो मैं मर जाऊंगा। लिहाजा उसने ज़िंदगी अपने हाथ में रख ली, आपके हाथ में छोड़ी नहीं। आपके हाथ में अच्छा करना और बुरा करना उसने छोड़ दिया। आपके ज़िंदगी का निज़ाम जो है ना, उसने इनवॉलेंट्री मसल के ज़िम्मे डाल दिया, नर्व्स के ज़रिए डाल दिया, ताकि आपका उस पर इख्तियार ही ना हो कि आप कब दिल को रोकेंगे, कब आप फेफड़ों को रोकते हैं, कब आप उसको चलाते हैं, ये तो उसने आपसे छीन ही लिया। जिस तरह से आपका कहाँ पैदा होते हैं और कब मरते हैं, ये भी उसने आपसे छीना हुआ है, इसीलिए छीना हुआ। इसको साइंटिफिकली समझें कि मौत को उसने आपके हाथ से छीन लिया। इस नर्वस सिस्टम को अगर आप समझते हैं कि वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम और इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, दो में उसने डिवाइड किया। एक आपके इरादे के ताबे कर दिया और एक अपने ताबे रखा, खुदकार। इसलिए मैं अगर मौलवी हूं तो मैं लोगों को यह नर्वस सिस्टम समझाऊं कि एक को उसने अपने खुदकार रख दिया, और खुदकार किसके ताबे है? अल्लाह के ताबे है। और एक आपको उसने आपके ताबे कर दिया, जिसके गुनाह सजा के आपको सजा देगा। वो दिल का ना चलना, उसकी सजा कोई भी नहीं है। फेफड़ों को ना चलना या कम चलना, उसकी सजा आपको नहीं मिलेगी, कि वो निज़ाम ही उसने अपने इख्तियार में ले लिया। आपका मरना उसकी सजा। हाँ, आप फिर इरादतन मरना चाहते हैं कि आप जहर खा लेते हैं, तो फिर उसकी सजा है, जहर दे देते हैं। ये वो सारा वो वॉलेंट्री में आ जाता है। दो बड़े निज़ाम हैं, एक वॉलेंट्री जो खुदकार है, फेफड़े, दिमाग, ब्लड की सर्कुलेशन, किडनी की ये खुदकार चल रहा है, ये आपके ताबे नहीं है। हाँ, आप स्टेप उठाते हैं, आप बोलते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, एक्ट करते हैं, वो खाते हैं, पीते हैं, ये आपके उसने ताबे कर दिया। दिस इज़ द वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। और इसके भी दो आगे और हिस्से हैं, एक सेंसरी, एक मोटर। सेंसरी ये है कि जो आप फील करते हैं, आपको सेंसरी में नर्व, यहाँ कुछ मसला होगा, यहाँ रिएक्शन होगा, सेंसरी यहाँ आपको बताएगा वो हो, यहाँ आपको पेन हो रहा है, वो सीधा जाएगा स्पाइनल कार्ड में। ये मेरा पेन का एक लेक्चर है, उसमें मैं ये सारा मैकेनिज्म मैंने दिया हुआ। स्पाइनल कार्ड में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन वहाँ जाके कॉर्टेक्स में सोचेगा कि ये ठंड है, गर्म है, फ़ौरन विद इन अ सेकंड आपको वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि नहीं ये सर्दी है, इसको आप बर्फ़ है, इसको हाथ नहीं ज़्यादा देर लगाना, ये आग है, इसको नहीं लगाना, बचो। तो फ़ौरन आप उसको आगे पीछे होते हैं। तो ये मोटर नर्वस सिस्टम है, जो ऊपर से ब्रेन से ऑर्डर आएगा, और फिर वो ऑर्डर चूँकि मसल के ऊपर नर्व पड़ा है, और मसल फ़ौरन उसको मूव कराएगा। इन द शॉर्टकट, लंबा नहीं मैं पढ़ा सकता, इन द शॉर्टकट कि व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम। और आगे मसल है। मसल ये समझें कि ये बल्ब लगा हुआ है, ये पखा लगा हुआ है, ये मसल्स हैं। पीछे से जो ही बटन आपने आया ऑन किया, बिजली आई, पखे ने चल पड़ना है। समझ आइए, आसान सा तरीका है। तो नर्व जो ही सप्लाई आती है, ऊपर से ऑर्डर आता है, ये एक्ट करना है, वहाँ मसल ने फिर मूवमेंट शुरू, कंट्रैक्ट करेगा, मूवमेंट करेगा, वो एक्ट करेगा। आ गया समझ? ये जीन बनता क्यों नहीं है?
ये फॉल्ट में क्यों जाता है? दिस इज द क्वेश्चन। अब आपने बीमारी तो समझ ली ना, व्हाट इज द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डॉक्टर साहब आपको इतना बता गई और साथ ये भी कहानी सुना गई, हाल कोई नहीं है, क्योंकि जीन फॉल्ट आ गया। हमने 20-25 साल जेनेटिक्स काम किया है, 20-25 साल स्पेशल बच्चों पे, कैंसर पे, क्रोनिक डिजीज, ये सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। 15-16 हज़ार बच्चा जित आशा क्रोनिक डिजीज़। तो हमने वजह ढूंढी जीन की खराबी की। मेरे 2 लेक्चर जो पहले हुए हैं ना, साइकोसिस और सिफिलिटिक मियाज़म, बेसिकली वो 4 बेसिक प्रिंसिपल आपको दे रहा है और साथ वो कहता है कि एक मियाज़मेटिक थ्योरी दे रहा है हनीमन। ना वो मियाज़मेटिक थ्योरी हमें आती है और सबसे पहले हम वो 4 बेसिक जो प्रिंसिपल हैं हम उनको ही वायलेट करते हैं। मदर टेंचर के करिश्मे, 15 दवाइयाँ, मरीज रातों रात ठीक, यही है ना। हमने सिंगल को, प्रूव को वहाँ वायलेट कर दिया, पोटेंटाइजेशन को वहाँ वायलेट कर दिया। सिमिलर की तो बात ही नहीं रही। जब प्रूवन नहीं है, ड्रग प्रूवन नहीं है, तो अब सिमिलर कैसे हो सकती है? जब पोटेंटाइज नहीं है तो होम्योपैथी कैसे हो सकती है? लिहाजा हमने तो सारा कुछ वहीं वायलेट कर दिया, क्योंकि हम हकीम थे, हमारे अंदर एलोपैथिक सोच थी, तो हमने तो उसको वायलेट कर दिया कि ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो। वो कहता है कि दवा वो इस्तेमाल करो जो सिंगल है। अगर आप नहीं करते इसका मतलब आप नमाज नहीं पढ़ते, आप मुसलमानी के भी तो कुछ असूल है ना। आप कलमा नहीं पढ़ा आपने तो फिर आप कैसे मुसलमान हो गए? आप सिंगल को भूल गए, आप कैसे मुसलमान हो गए? आप नमाज के भूल गए, आप कैसे मुसलमान हो गए? आप सिंगल को भूल गए, आप कैसे होम्योपैथ डॉक्टर हो गए? आप प्रूवन को कहता है दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है कि अनप्रूव्ड दवा का इस्तेमाल कराना। आपने एक रेडी वाले की बात सुन ली, एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ये टेंचर डाल, वो टेंचर डाल, फलान कर, टमकान कर, आपने कैंसर ठीक कर लिया। आपने बेसिक और गुनाहगार हैं आप। जिसका आपने ओथ लिया, जिसकी आपने तालीम ली, उस पे आपने अमल नहीं किया, तो आप गुनाहगार हैं, आप गुनाहगार हैं। आपका ठेका नहीं है इस कायनात के सारे बंदों को ठीक करने का, क्योंकि आप खुदा नहीं है, आप नहीं ठीक कर सकते। ये बात मेरी ज़हन में रख लेना। आपका ठेका इतना है कि जितना आपको इल्म दिया गया है उसके दायरे के अंदर रह के लोगों को ठीक करें, और उसकी रोशनी में कोई नई चीज़ अगर पैदा कर सकते हैं तो फिर वो करें। आप खुदा का कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। इसलिए जो बेसिक प्रिंसिपल आपको दिए उस पर अमल करें, और उसके साथ वो कहता है कि मियाज़मेटिक थ्योरी है। और व्हाट इज़ द मियाज़मेटिक थ्योरी? जो उसने कहा सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये 2 बड़े मियाज़म हैं, सिफिलिस, साइकोसिस। इनके पीछे क्या है? जिस तरह मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊं, इसके पीछे भी क्या है? दोनों बैक्टीरिया हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो मियाज़मेटिक थ्योरी ये हुई द कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वायरस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फंगल, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरासाइट्स। दिस इज द मियाज़मेटिक थ्योरी। तो वो कहता है कि क्रोनिक डिजीजेस तब आप ठीक कर सकते हैं जब आप मियाज़मेटिक थ्योरी पे आपकी दस्तरस हो। अब आते हैं जीन्स फॉल्टी क्यों होता है। ये जीन फॉल्टी इसलिए होता है कि जो मियाज़म है
जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये कॉम्प्लिकेशन इन द लॉन्ग रन जाके जीन्स को ख़राब कर देती हैं। जैसे मैंने कहा, साइकोसिस जाके 30-40 साल बाद न्यूक्लियस को ब्रेक करता है और डीएनए तक एक्सेस हासिल कर लेता है। तो इसके अंदर कोई भी जीन जो है साइकोसिस, कोई भी एनी वन जीन कैन, किसी जीन को ख़राब कर सकता है। चाहे वो मेटाबॉलिक का कोई जीन है, चाहे वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई जीन है, चाहे वो सुनने वाला जीन है, चाहे वो बोलने वाला जीन है, चाहे वो समझने वाला जीन है, चाहे कोई इंटेलेक्चुअल उसका पार्ट है, कोई पार्ट वो ख़राब कर सकता है। इसी तरह सिफिलिस कोई पार्ट ख़राब कर सकता है। इसी तरह टीबी कोई पार्ट जीन्स का ख़राब कर सकता है। इसी तरह ग्रीफ, टेंशन, डिसअपॉइंटमेंट भी कोई काम ख़राब कर सकता है। और बेशुमार और बैक्टीरियाज हैं, टाइफाइड, क्लेमेडिया है, एच पाइलोरी है, इकोलाई है, सोडोमोनास है, स्टेप्टोकोकस है, स्टेफलोकोकस है। ये इन द लॉन्ग टर्म में ये कॉम्प्लिकेशन जब करेगा तो ये 30-25-30 साल में जब जीन में चला। अब होता यह है कि ये आप अगर इसको एक्वायर करते हैं, आप इसको एक्वायर करते हैं तो 25-30 साल लगा लेगा। लेकिन आपके दादा को हुआ था, आपके बाबा तो पैदाशी इसको खराब लेके पैदा होंगे। आप इसको पैदाशी खराब लेके पैदा होंगे। तो इसको ठीक करने के लिए कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी को आपको समझना, और ट्रांसफर ऑफ डिजीज द 1 रेस टू 2nd रेस आपको कार्सिनोसन को समझना। लाएं जी। कार्सिनोसन ले आओ। अब आप देखें, हमारे पास जो हमने आज मेडिसिन रखी हुई है वो कार्सिनोसिन है। इसका सोर्स क्या है, पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि कैसे बनता है। डिस्चार्ज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के डिस्चार्ज से बनाया गया। और इसके दूसरे नाम क्या हैं? कार्सिनोसन फोबिस्टर है, कार्सिनोसन बर्नेट है और कार्सिनोसन जनरल। 3 हैं ये इसके प्रोडक्ट। ये ब्रेस्ट कैंसर से बनते हैं, लेकिन मुख्तलिफ, फोबिस्टर ने एक ग्रुप बनाया है, एक बर्नेट ने भी बनाया है। लेकिन कार्सिनोसन जो कैंसर प्रोडक्ट्स हैं हमारी, उसके 3 और भी रिसोर्स हैं। एक है सिक्रीनम, वो भी ब्रेस्ट कैंसर से बनाया गया है, उसका नाम है सिक्रीनम। एक है एंथ्रेक्सिनम, जो तिल्ली के कैंसर से बनाया गया है। और एक है एपिस्टेरिनम, जो यूट्रस के फ्लूइड से बनाया गया है। तो आपको ये तीनों का पता होना चाहिए, चारों का। एक कार्सिनोसन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाई है, उसके बाद सिक्रीनम है, और एंथ्रेक्सिनम भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाई है। हम इसको एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे यूज़ करते हैं, जहाँ तो कैंसर की तारीख हमें मिलती हो, या अच्छी दवाइयाँ मुझे काम ना करती हों, या उस बंदे को ये डिजीज़ हो, या एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कोई बीमारी शिफ्ट हुई हो, तो तब इन दवाओं का एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट, कार्सिनोसिन इज अ कैंसर निसोड। इट इज़ अ नेसेसरी टू नो फर्स्ट द कैंसर टू अंडरस्टैंड कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन मेडिसिन को समझने के लिए आपको पहले कैंसर का मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द कैंसर। एक दवा को समझने के लिए पहले उस बीमारी को मैं समझना।
नेक्स्ट, हिप्पोक्रेट्स 640 BC और 370 BC के दरमियान ये हिप्पोक्रेट्स गुजरा है। Hippocrates describes several kind of cancer and referring to with the Greek word carcinos. हिप्पोक्रेट ने सबसे पहले दुनिया में, इसका मतलब है ये बहुत कदीम मर्ज है, कैंसर बहुत कदीम मर्ज है कि कबल मसीह की बात कर रहा है वो। इट्स ग्रीक मीन्स क्रैब, क्रैब भी क्रैब देखें कि यूं शिकंजे डाल देता है वो, कहते मतलब ये इसका सिंबल ये दिया गया कि यूं इसने शिकंजा डाल देना है जिस्म के अंदर, फिर इससे छुड़ाना मुश्किल है, क्रैब। नेक्स्ट, सीलियस एक और साइंटिस्ट है, ये भी कबल मसीह का बंदा है, कबल मसीह में आया और एडी में तक इसका सेशन है। ये भी इसको कहता है कि कार्सिनोस इनटू द लैटिन एज ए कैंसर आल्सो मीन क्रैब। दो बंदों ने इसकी गवाही दी है कि हम इसको यही समझते हैं कि ये जब शिकंजा डाल लेता तो फिर छोड़ता नहीं है। नेक्स्ट, कैंसर इज आल्सो नोन एज द मॉडर्न लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी इज अ न्यूप्लेजिया। व्हाट इज द न्यूप्लेजिया? वन सेल अगर एट्रोफी साइज में कम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि एट्रोफी। अगर वो सेल बढ़ जाएगा तो हम उसको कहेंगे हाइपोट्रॉफी। एंड वही सेल नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाएगा तो वो हो जाएगा न्यूप्लेसिया। द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, तीन टर्म्स याद रखें, एट्रोफी, हाइपोट्रॉफी एंड न्यूप्लेसिया। न्यूप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ सेल एक नॉर्मल रूटीन से इंक्रीज हो जाएंगे तो इट्स मीन्स कि अबनॉर्मलिटी है कहीं। इसको कहते हैं प्रोफरेशन, इसको प्रोफरेशन भी कहते हैं, किसी चीज़ का ज़रूरत के ज़्यादा फैल जाना। A malignant growth or tumors resulting from an uncontrolled division of the cells, सेल की डिवीजन होती है, वो अनकंट्रोल हो जाती है। कैंसर इज abnormal mass of the tissue, the growth of which exceeds and it's uncoordinated with that of normal tissue। एक जो नॉर्मल ग्रोथ है उससे हट के एक ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो वो क्या, उसको हम कैंसर कहेंगे। इसका मैकेनिज्म ये है। नेक्स्ट, अब मैकेनिज्म क्या है कि ये ग्रोथ होती क्यों है? ये अबनॉर्मल ग्रोथ होती क्यों है? हमारे जो जीन्स, जिस जीन का हम आगे जिक्र कर रहे थे, 4 जीन्स का रोल है इस अबनॉर्मल ग्रोथ में। 4 जीन्स, एक प्रो ऑन्कोजीन्स, एंटी ऑन्कोजीन्स, डीएनए रिपेयरिंग जीन, हेपोप्टोसिस रेगुलेटरी जीन दैट कैन नॉट द प्रोग्राम सेल डेथ। एक हमारा जीन है जिसका जीन का काम यह है कि जब सेल की डेथ हो जाती है
तो वो जीन वहाँ से उसको रिमूव करता रहता है। और अगर सेल की यहाँ डेथ हो जाती है, 1 सेल 2 3 वो भी जमा होते जाएंगे, अगर वो जीन फॉल्टी है तो यहाँ पर सेल का अंबार लग जाएगा, तो वो भी ट्यूमर बन जाएगा। आई समझ? प्रो ऑन्को जीन्स हर बॉडी में डिज़ाइन है और एंटी ऑन्को भी जीन है। एक ट्यूमर बनाता है, एक ट्यूमर को रोकता है। एंटी ऑन्को जीन उसको उधर ही रोकता है, ज़रूरत से ज़्यादा सेल बनना शुरू हो जाएंगे तो उसको वो रोकेगा। एक नॉर्मल रूटीन में सेल की ग्रोथ होगी, हेलो, नॉर्मल सेल की हद तक तो वो ग्रोथ करने देगा, लेकिन जब वो अबनॉर्मल सेल की ग्रोथ पे जाएगा तो वो उसको उधर भाई इससे ज़्यादा नहीं बनाने। जी शेख साहब, एक एक्साइटरी, एक इनहिबिटरी, एक ज़्यादा करता है, एक उसको रोकता है। ये बड़ा निज़ाम, मुख्तलिफ जगहों पे ये निज़ाम चल रहा है। जैसे उन्होंने भी अब कहा होगा कि ये जो केमिकल है ये एक्साइट कराता है, ये इनहिबिट कराता है, तो यहाँ भी ये जीन जो है एक उसको बना रहा है, दूसरा ज़रूरत से ज़्यादा बनने जाएगा तो उसको रोक देगा। एक है डीएनए रिपेयरिंग जीन। जो डीएनए है उसके अंदर कहीं खराबी आती है तो इस जीन का रेल है कि वो अपने आप को वहाँ ठीक करता है उस डीएनए को। तो डीएनए रिपेयरिंग जीन भी अगर ख़राब हो जाएगा तो फिर भी डीएनए अपना फंक्शन जो है वो लूज़ कर जाएगा, तो वो जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा, लिहाजा वहाँ भी जो है कैंसर बनने का अमल शुरू हो सकता है। तो 4 जीन्स ऐसे हैं जिनकी वजह से कैंसर बनता है। मैकेनिज्म समझ आ गया? नेक्स्ट, अब इन जीन्स को हमने ठीक करना है ना, लेकिन कार्सिनोसिन की बहुत ज़्यादा प्रूविंग हमने की है। कमो बेश हो सकता है मैंने कोई 15-20 लाख बंदों को दिया हो कार्सिनोसिन। दुनिया में सबसे ज़्यादा इसको हमने प्रूव किया है। कम बेश 40-50 लाख बंदा मैंने देखा है और 20-25 लाख पे ये अप्लाई हुआ होगा। हमने ऐसे बच्चों की अबनॉर्मल ग्रोथ लेकी, एक बच्चा अबनॉर्मल पैदा हुआ तो दूसरी दफ़ा हमने उसको रोका और दूसरा नॉर्मल पैदा हुआ। एक डिजीज़ शिफ्ट हुई, हमने अगली नस्ल में उसको शिफ्ट होने से रोका। तो बेतहाशा हमने इसको प्रूव किया है और इसकी प्रूवी पे मैं आज बात कर रहा हूँ। किसी ने नहीं किया, जिन्होंने इसको बनाया उन्होंने भी 10, 20, 50 पे किया होगा। उस वक्त तो डॉक्टर दिन में कितने मरीज देख लेता होगा? 2, 4, 5, 10 देख रहा होता। हम 300-400 बंदा रोज़ देखते हैं। तो साल में जाके कितने बन जाते हैं? तो हमने इसकी प्रूविंग, इसलिए ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ये बेशुमार लोगों ने इससे फ़ायदे उठाया और उसके रिज़ल्ट हमने लिए, तब हम बात कर रहे हैं और इतने बारीक मैकेनिज़्म पे बात कर रहे हैं जिस पे ना तो आज तक किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने बात की होगी और ना अब करेगा। दुनिया में रेवोल्यूशन लाने के लिए एक बंदा मेहनत करता है और फिर वो अपने जैसे बंदे तैयार करता है। निखट्टू बंदे नहीं, अपने जैसे तैयार करेगा, फिर रेवोल्यूशन आता है। ऐसे रेवोल्यूशन नहीं आता। रसूल पाक के जितने लोग थे बहुत थोड़े थे उनके पास, लेकिन जिसका भी नाम उठो अपनी दुनिया में एक पूरा, किसी साहबी का नाम उठा लें, क्या अपने जैसे बंदे थे आप।
मतलब इतने ऐसे उनकी तरबियत की गई, ऐसी उनकी कि वो सारे काफिर थे और सारे जब मुसलमान हुए तो उनके अंदर रग रग के अंदर मुसलमानियत थी। तो रेवोल्यूशन ऐसा नहीं आता कि एक बंदा हाँक ले सबको, नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वो खत्म हो जाएगा, वो फॉर द टाइम बिंग चलेगा। जो रेला मैं अगर 200-400 मरीज रोज देखता हूँ, ये मेरी मौत के बाद खत्म हो जाएगा अगर मैंने बंदे तैयार ना किए तो रेवोल्यूशन ये आता है कि आप बंदे तैयार करें। और बंदे कैसे तैयार होंगे कि आप दिल से उनको तालीम दें, दिल के उसकी तरबियत के, दिल से उनको समझाएं। ऐसे नहीं तैयार होते। जो तुमने समझा है वो उनको समझाओ, फिर तैयार होते हैं ना, ऐसे नहीं तैयार होते। तुम करते कुछ हो, बताते कुछ हो, ऐसे नहीं तैयार होते। अंदर भी वही, बाहर भी वही, अंदर भी वही, बाहर भी वही। तो ये हमने इसको, तो इस मेडिसिन को, आप इस मेडिसिन को उठाएं, इसमें बेशुमार चीज़ें मिलेंगी आपको। इसके अंदर पॉइजन मिलेगी, इसके अंदर आपको मियाज़मेटिक मेडिसिन मिलेंगी, इसके अंदर आपको मिनरल की सिम्टम्स मिलेंगी। अब देखें ना, 15-16 तो पॉइजन हमने प्रूव किए हुए हैं। मसलन लेक्सिस क्या करता है? लेक्सिस आपके हार्मोनल सिस्टम पे अटैक करता है। कहाँ हार्मोन? फीमेल हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है, अर्ली मेनोपॉज लाता है। इसका मतलब ये पॉइजन जनरेशन को रोकता है। स्नेक पॉइजन क्या करता है? जनरेशन को रोक रहा है। जिसने मेनोपॉज में 50 साल में जाना है उसको 30 साल में ला रहा है, और ये उसकी रेमेडी है उसको रोकने। वो पॉइजन ही उसकी मेनोपॉज को रोकेगा, लेक्सिस। एक तो ये पॉइजन है, क्या करता है, और ये क्या करता है? अगर 360 साइकिल हैं औरत के लाइफ के, लाइफ स्पैन का इतना अगर साइकिल है उसका, मेंस्ट्रुएशन साइकिल तकरीबन इतना ही बनता है, कमोबेश 300। तो ये उस साइकिल को काम करता है। इसका मतलब जीन्स में फाड़ ले आया ये पॉइजन। केमिस्ट्री में कहाँ अटैक करता है? आपके प्लेटलेट्स को क्या करेगा? मास्टर सेल को हिट करेगा, वहाँ फॉल्ट पैदा करेगा, और वहाँ से प्लेटलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग कम कर देगा। क्या करेगा? इसका मतलब है ये बहुत जाके नीचे जीन्स का, जो जीन्स प्लेटलेट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको, ब्लड की मास्टर सेल की इंफॉर्मेशन, वहाँ से इंफॉर्मेशन को फॉल्टी कर रहा है। लिहाजा वहाँ से जो फोटो कापी होके बाहर साइटोप्लाज्मा में आ रही, वहाँ उसमें नुक्स आ रहा है कि प्लेटलेट्स नहीं बना रहे। ये सारे जो मेडिसिन हैं, जब कोई मियाज़मेटिक कैंसर, तो बाद दफ़ा हम पूछते हैं नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, एज क्या है, इलाका क्या है। केस टेकिंग की बुनियादी चीज़ें हम इसलिए, नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, शनाख्त के लिए। एज इसलिए पूछते हैं कि पता चले कि इस एज में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। इलाका हम इसलिए, रेजिडेंस इसलिए पूछते हैं कि उस इलाके में भी कोई बीमारी हो सकती है। जैसे आज भी हमारे पास कोई 8 केस थे एक गांव के, कैंसर के 8 एक गांव के केस थे, और उस पर बड़ा काम किया। पता नहीं WHO वाले भी आए, दूसरी टीमें भी लगी हुई थी, और हमने उसमें ये पकड़ा कि वो ट्यूबरक्लोसिस केस है, कॉज है उस गाँव पूरे की। वो 8-9 केस आज है, वो 8-9 के 9 ठीक थे, एक नहीं, 8-9 के 9 ठीक थे।
तो इलाके की अहमियत है। अब उस गांव से जो कोई आएगा वो हमारे पास नोट है तो हम उसको ट्यूबरकुलोसिस बेस करेंगे, चाहे उसको नज़ला है या ज़ुकाम है या उसको कुछ भी है। तो इसलिए यहाँ हम थोड़ा सा अवेयरनेस आपको देने के लिए, उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे भी प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन इलाका का मतलब ये है, जैसे मरी का इलाका है, कश्मीर का इलाका है, यहाँ थायराइड के लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इलाके से आपको ज़्यादा पता चलता है कुछ ना कुछ। फिर प्रोफेशन आपसे पूछते हैं, देखिए ना वो कह रहा है वाइट यूरोपियन एंड अमेरिकन डेवलप मोस्ट कॉमनली लंग्स, ब्रेस्ट एंड कोलोन कैंसर। ब्लैक अफ्रीकन मोस्ट कॉमनली डेवलप द स्किन, सर्विक्स एंड लिवर कैंसर। Japanese develop stomach cancer. More Indian have high incidence of oral cavity, breast, liver and cervical cancer. Oral cavity क्योंकि इंडिया सारा जो है ना वो तंबाकू खाता है, तो मोस्ट जो है आपकी ओरल कैविटी में जो है वो जो कैंसर डेवलप होता है वो ये बीड़ी, तंबाकू, पान, इसकी वजह से डेवलप होता है। तो जब आप किसी पे माउथ का कैंसर आता है तो फ़ौरन सवाल हमारा बनता है टोबैको, नस्वार, वो कहेगा हाँ, 90% से ज़्यादा कहेगा। तो इसलिए ये देखना किस इलाके से है, कहाँ से है। अर्बन एरिया में हमारे जितने भी अर्बन, दुनिया के जितने भी अर्बन में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ मोस्ट कॉमन, शराब बहुत कॉमन है, मसाले खाना बहुत कॉमन है। ये अर्बन एरिया की डिजीज़ में आपको बता दूं, मसाले खाते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, चाहे वो सर दर्द की दवाई है, चाहे नींद की दवाई है, चाहे वो नशे की दवाई है, इसका इस्तेमाल अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इसको फोकस करना है आपने। शराब, ये कबातें, चर्स, अफ्यून अर्बन एरिया की बहुत ज़्यादा है। गाँव में भी पी जाती है लेकिन अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा। दुनिया सब की शहरी आबादी के अंदर ये खराफात मौजूद हैं। कहाँ से आया? अर्बन एरिया से आया। आपको इन चीज़ों पे फोकस करना होता है। देहात से आया तो कहाँ फोकस करना है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, लिहाजा सर्विक्स के, यूट्रस के कैंसर, ओवेरियन कैंसर शहरी इलाकों में ज़्यादा पाए जाएंगे, और प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ये भी शहरी इलाकों में ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि ये सारी कॉम्प्लिकेशन है एसटीडी की, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो आपको फोकस करना है, और फिर ये जो हो जाएगा ना तो फिर अगली नस्ल के अंदर जो जीन जाएगा वो वीक जाएगा। उस बेचारे को थैलासीमिया भी हो सकता है, उसको ब्लड कैंसर भी हो सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सिगरेट है, अल्कोहल है, बीटल नट्स हैं, नट है, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, प्रोफेशन का बड़ा रोल है। इसलिए लिखते हैं हिस्ट्री में नाम, वालिद का नाम, एज, इलाका, पेशा, केस टेकिंग। असल में हम ये लिखते इसलिए नहीं है कि हम पूछते हैं पैसे कितने देने वाला है, हमें नज़र होती है उसकी जेब पे। फीस पहले जमा करा यार, पहले फिर तुम देखते हैं। केस टेकिंग पे तो केस टेकिंग ही नहीं लेते हम, हमें केस टेकिंग का पता ही नहीं है। फीस टेकिंग कैसी है ये पढ़ाया जाता है कि फीस टेकिंग कैसी है। क्लीनिंग अच्छा हो, टाई शाई बांध के बैठो, ये करो, पैसे कैसे लेने हैं, घेरना कैसे है मरीज़ को, डराना कैसे है उसको, नेगेटिव काउंसलिंग करके पैसे हम लेते हैं उससे। नेगेटिव काउंसलिंग करके पैसे लेते हैं तो पैसे हमारे काम भी नहीं आते, नहीं आएंगे काम।
जब आप किसी के साथ ज्यादती करके लेंगे, नेगेटिव काउंसलिंग, केयर करके पैसे ले लेना, ये अच्छी बात है। प्रोफेशनल होना चाहिए स्ट्रांगली। दरवाजे तोड़ें आपके लोग। डाइट, अब हमने आपको डाइट में मैं समझा, हमने डाइजेस्टिव ट्रैक का कैंसर, ओसोफेगस, स्टमक का कैंसर एक दवाई से ठीक किए, एक दवाई से। और उसकी बेस की फिलॉसफी ये थी स्पाइसेस, मसाले, और वो नक्स भूमिका उसको ठीक करती रही, एक एक डोज। तो डाइट का कितना रोल है। आप दालचीनी खा रहे हैं, आप गर्म मसाला, पता नहीं क्या क्या, अदरक, फलान, अब एक एक एलिमेंट्स को मैं लेके बैठ जाऊं तो क्या क्या उसकी करामात हैं। जब तक गरम मसाला नहीं पड़ता लोग खाना नहीं खाते, टेस्ट नहीं डेवलप होता। अदरक डालो, चंगी डालो, फलाना, अदरक किडनी फेलियर का एक सबब है। तो इसलिए डाइट, ओवरवेट, खाएगा बेताशा, आपके वेस्ट मैटर कंज्यूम ही नहीं होंगे, आप एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, खाए जाएंगे, उधर ही बैठे बैठे 25 साल 30 साल का बंदा ही बीमार है, क्योंकि एग्जर्ट ही नहीं करता, उसको कंज्यूम ही नहीं करता। और अल्टीमेटली क्या होगा, वेस्ट मैटर वहाँ पड़ा रहेगा, तो आखिर कैंसर ही होगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स A, people consuming rich diet in animal fats and low in fiber are at high risk of the developing colon cancer। मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम का कैंसर। सारा कुछ चीज़ें आप अगर पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को हम एनालिसिस करें, माउथ, मैंने कहा सिगरेट, तंबाकू, नस्वार, उससे नीचे एसोफेगस से स्टमक पे चले जाएं, सारी स्पाइसेस, उससे वो नीचे चले जाएं, वो क्या कहता है, फैट्स, एनिमल फैट, गोश्त, बेताशा, बवासीर होगी जिसको गोश्त वो खाएगा, यकीन माने। बड़ा गोश्त खाएगा, मैं कहता हूँ खड़ा खा गया है, कल कहता है जी कल ही खाया था। तो ठानों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बड़ा गोश्त खाते हैं। आज छोड़ दें 50% ये सारे एरिया के बवासीर के मरीज ठीक हो जाएंगे। क्रेविंग है, हिस्ट डेवलप हो जाती है, नक्स वमिका दें, पल्सा टीला दें, उसकी रगबत ख़त्म हो जाएगी। खिलाएं इनको खूब बेताशा खिलाएं, इनके अंदर से रगबत ख़त्म कर दें। पल्सा टीला वाला खाता है गोश्त, चर्बीली चीज़ें खाता है, एलियम स्टाइल गोश्त खोरों की दवाई है। दुम्बे का गोश्त भी आता है, एनिमल गोश्त की बात कर रहा हूँ मैं, दुम्बा एनिमल है। खान नहीं जायज़ हो सकता किसी सूरत से, मुझसे आप मोर नहीं लगवा सकते। हाँ नहीं, मुझे पता है, आई नो, इस पे मैं मोर नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने कल अल्लाह के सामने जवाब देना है, मेरा स्टैंप नहीं हो सकता। गोश्त खोरी पे मेरा कॉलम छपा हुआ है जंग अखबार में, नवाए वक्त में, कि गोश्त खोरी, राजी से किसी ने पूछा कि हमें कोई बेहतर जगह बता जहाँ हम अस्पताल बनाएं हाकिम वक्त की तरफ से। तो उसने क्या किया कि शहर के चौराहों में ना गोश्त के पीस टांग दिए हर जगह पे। तो जो गोश्त सबसे देर में ख़राब हुआ तो उसने कहा यहाँ बैक्टीरिया वायरस कम है। सबसे बड़ा कैरियर जो है ना बैक्टीरिया का, वो गोश्त है।
बात लंबी हो जाएगी। मैं गोश्त पे इसलिए आर्टिकल लिखा था कि मैं एक दिन एक बंदा मुर्गे को गोश्त खिला रहा था, तो मैं उसके पास खड़ा हो गया। मैंने कहा इसको क्यों गोश्त खिला रहे हो, जब दाने चुगने वाली चीज़ है। कहता मैं इसको लड़ाता हूँ ना, ये जब गोश्त मैं इसको लड़ाऊँगा ना, तो मैं 1-2 दिन गोश्त का फिर इसको ना खा करूँगा, तो फिर अगले को ये सही मारेगा। फिर मैंने आके इस पर पूरा काम किया। जितने एनिमल्स गोश्त खो रहे हैं सब के सब लड़ाके हैं। आप शेर को ले लें, कुत्ते को ले लें, जो भी गोश्त खाता है, सांप को ले लें, वो जो घास खाते हैं सारे सिविलाइज हैं, रेवड़ के रेवड़ गट्ठे रहते। जिस बंदे को बीमारी हो जाती है ब्लड प्रेशर की, डॉक्टर उसको गोश्त मना कर देते हैं कि नहीं गोश्त नहीं खाई, मर जैसे। गुर्दे जिसके फेल हो जाते हैं, गोश्त उस पर मना हो जाता है, खाएगा तो मर जाएगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिसऑर्डर हो जाते हैं, गोश्त उस पर मना हो जाएगा, खाएगा तो मर जाएगा। तो मैं गोश्त को कैसे जायज़ करार दे दूँ? बात आपकी वही है, मुझे पता है। बात मैंने आपकी सुननी नहीं है, बात नहीं है। गोश्त जो है पहले ज़माने में साल में 1-2 दफ़ा खाया जाता था। किसी का पूरा गांव में कोई बैल बीमार हो गया, कोई जानवर बीमार हो गया, मुश्किल उसको ज़बरदस्ती ज़बह करना पड़ गया तो सारे खा लेते थे। घर में कोई मेहमान आ जाए, कुक्कड़ ज़बह कर दिया हो जाता था, या ईद शब रात को इस तरह पकाया जाता था। अब तो निहारी भी गोश्त की होती है, निहारी भी गोश्त की होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Sex, breast and uterine cancer is more common in the women. Lungs, prostate cancer is the most common in the men. विटामिन ई से भी हाँ जी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, माई एक्सपीरियंस, आई हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस अबाउट द कैंसर. I have found that the tuberculosis, syphilis, psychosis, history of cancer, suppressed emotion, grief, typhoid, drugs abuse, sex abuse, meat, alcohol, tobacco, tea, psoriasis are more common to the developer cancer. ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। नेक्स्ट, मीठा भी जब आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, देखो मीठा क्या है, व्हाट इज़ द शुगर? शुगर ये है कि आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। मतलब जो सेल है, सेल के अंदर जो शुगर जब बर्न होती है तो सेल को एनर्जी मिलती है। सेल का दरवाज़ा कब खुलता है शुगर के लिए कि जब इंसुलिन पहले इंटर होती है और फिर शुगर उसके अंदर जाती है। तो इंसुलिन जब शुगर पे पड़ती है तो वहाँ बर्निंग प्रोसेस होता है। जब हम शुगर ज़्यादा इनटेक करेंगे तो वो बर्निंग प्रोसेस कितनी आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी कि उसको, अब शुगर, इंसुलिन के 2 काम हैं। एक तो आपकी शुगर को बर्न कराएगा, दूसरा ये है कि आपकी शुगर की वो फॉर्म जो है वो कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में ले जाएगा। ग्लाइकोजन जो है वो लिवर में जाके स्टोर हो जाएगी और जब आपको शुगर की ज़रूरत होगी फिर कन्वर्ट शुगर में होगी और यूटिलाइज होगी। तो आप इस फंक्शन को, जब फ्लड आता है, एक रूटीन में नाला बह रहा है, शहर से गुजर रहा है तो कुछ मसला नहीं है। जब फ्लड आएगा, नाला ओवरफ्लो होगा, सैलाब आ जाएगा, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेगा। एक ज़रूरत की कंजम्पशन तो ठीक है, जब अब ज़रूरत से ज़्यादा, इसका मतलब फ्लड आ गया, तो आपको रेस्क्यू टीमें आ जाएंगी, गबदड़ बगदड़, कोई किसी का घर गिरेगा, किसी का कोई जानवर ले डूबेगा, कोई क्या होगा। तो ये एक किस्म का फ्लड आ जाता है जब आप ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, समझेंगे। इसलिए ये किसी भी बीमारी का किसी भी तरफ इसको लेके जा सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर। अब कॉजेशन, अब कार्सिनोसन को कहाँ इस्तेमाल करेंगे? पहले तो मैंने लंबी कहानी में सेट करके आया हूँ कि जेनेटिक्स को जब ठीक करना हो आपको
तो फिर कार्सिनोसिस के बगैर आप जेनेटिक्स को नहीं ठीक कर सकते, चाहे वो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये ज़हन में बैठा, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, चाहे वो मेटाबॉलिक है, चाहे वो ऑर्गन स्पेसिफिक है, चाहे वो कैंसर है, क्रोनिक डिजीजेज हैं, कुछ भी है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कैंसर, कैंसर फैमिली हिस्ट्री में हो, tuberculosis, syphilis, psychosis, history of the cancer, suppressed emotion, grief, typhoid, drugs abuse, sex abuse, loss of sleep, night watching, loss of loved one, overwork, antibiotics, anticipation, vaccination, allergy, diabetes, any disease transfer, ये जितनी disease हैं, any disease transfer from one race to the next race। कोई भी ऐसी बीमारी जो बाप को थी बेटे में शिफ्ट होती है, तो द नीड द कैंसर कार्सिनोसिस टू ब्रेक, टू क्योर, टू सिक्योर। हम लोगों की बगैर बताए नस्लों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बगैर बताए। और आपका भी फ़र्ज़ है, खुदा के ने आपको ये इल्म दिया है, आपका फ़र्ज़ है कि लोगों की नस्लों को प्रोटेक्ट करें। जिस फैमिली में कैंसर है, जिस फैमिली में कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है, उस फैमिली की बच्चों को एक एक डोज दे के आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो अगली रेस में ना जाए। और स्पेशल वो टाइम होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन्स को देते हैं तो उसके फीटस हेल्दी बेशुमार डिजीज़ से बच जाते हैं। ज़रूर दें। कैंसर कोई भी तो डिजीज़ को रोक देगा ना, शुगर होगी, ब्लड प्रेशर होगा, बाल गिरे होंगे, कद छोटा होगा, समझदार नहीं होगा, अक्ल की कमी होगी, सारी चीज़ों को ठीक कर देगा ना। खूबसूरत पैदा होगा, हेल्दी पैदा होगा, बोन की कोई भी रूमेटाइड है, कुछ भी है, आगे नहीं जाएगा, जीन्स को वहाँ से रिपेयर कर देगा ना, जीन को वहाँ रिपेयर कर देगा। आप गायब गए एक्सरे का इस्तेमाल कराएं, आप गायब गए ट्यूबरकुलोनियम या बेसिलिनियम का इस्तेमाल कराएं, आप ऑरोमेड का इस्तेमाल कराएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारे खूबसूरत नस्ल पैदा करेंगे, ब्यूटीफुल रेस। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कैंसर में आज़म। नेक्स्ट, माइंड, डिज़ायर, डांसिंग एंड म्यूजिक, टेरेंटोला में मिलती है, गैरिकस में मिलती है। तो आजकल डॉक्टर साहब हर एक में नहीं, मैं एक मेडिसिन की सिम्टम में मिलती है। इंसान बेसिकली उसकी फितरत में है ना, वो झूमना चाहता है, वो सुरूर में होना चाहता है, वो अच्छी आवाज़ सुनना चाहता है, वो दरख्तों की साउंड अच्छा उसको अच्छा लगता है। ज़रूरी म्यूज़िक कहाँ से निकलता है, इसी तरह निकलता है। आप चीड़ों के दरख्तों का जब गर्मियों में आपको साउंड कितना मज़े का लगता है, उसकी शाइन शाइन, दिस इज़ ए नेचुरल म्यूज़िक। परिंदों की चहचहाना, दिस इज़ द टाइप ऑफ द म्यूज़िक। तो इसी को उसने मेलोडी उसमें लेके आया ना, तो वो कहता है म्यूज़िक लाइक करता है, ये डांसिंग की डिज़ायर होती है। वेरी केयरफुल होता है, एहतियात पसंद होता है। ये उन लोगों की भी दवाई है, मतलब माइंड, उनका माइंड क्या कहता है। फियर ऑफ गेटिंग कैंसर, उसको खौफ होता है कि मुझे कैंसर हो जाएगा। फियर होता है, डिजीज़ का खौफ इसके अंदर पाया जाता है, मुझे ये बीमारी हो जाएगी। लव द एक्साइटमेंट ऑफ द थंडरस्टॉर्म्स, थंडरस्टॉर्म तूफान के, उससे एक्साइटमेंट पैदा होती है इसके अंदर। अपोजिट है सिपिया, फास्फोरस, मतलब ये तूफान। मैंने अक्सर कैंसर के मरीज देखे हैं, घबराते ही नहीं है,
डरते नहीं हैं। मौत उनके सर पे मंडला रही होती है, लेकिन हम बिहेव नॉर्मल कर रहे होते हैं, जैसे खौफ नहीं होता उनको। मैंने से मेरा एक्सपीरियंस है ऐसे मरीज देखे। सेक्सुअल अब्यूज एंड अब्यूजिव रिलेशनशिप, nursing a loved one. Next, graphic picture. The history of cancer, history of psychosis, history of tuberculosis, and note it कि history of miasmatic, history of complication of bacteria, history of complication of virus, history of complication of fungus, history of complication of parasites. Add diabetes, ये ऐड कर दें। बात तो मैं आपको समझा गया जो मैंने समझानी थी, ये तो मैं आपको दोबारा उस पर जा रहा हूँ। बात तो मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी आपको कि मैं जो चाहता था, जो मैं कहना चाहता था। आप जितनी दफ़ा भी कैंसर पढ़ेंगे, कार्सिनोसिस पढ़ेंगे, तो आपको ये बात इतनी डेप्थ में नहीं समझ आएगी जितनी आज आपको समझ आएगी। किसी ने लिखा ही नहीं इस पर इतना। बुक में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है, कैंसर एंड हिस्ट्री ऑफ कैंसर, और बेशुमार तो इसको क्लिनिक पे भी नहीं रखते, इसको समझते हैं ये कोबरा है, ये लाइन है, ये कहीं खा ना जाए। इसको डराया हुआ है लोगों ने कि ये इसको नहीं हाथ लगाना। डराया हुआ है ना, ये नहीं डराया हुआ है, बुजुर्गों ने डराया होगा, आप जो पुराने में बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, टीबी ट्यूबरकुलोनियम का इस्तेमाल नहीं करना, बेसिलिनियम का इस्तेमाल नहीं करना, ना करना, बिल्कुल नहीं करना। ये कॉन्फिडेंस हमने लोगों के अंदर डेवलप किया है। आप उसको सुबह दोपहर शाम मदर टेंचर के करिश्मों की तरह इस्तेमाल कराएंगे तो प्रॉब्लम तो पैदा करेगा, जीन खराब कर देगा। हाँ, महीने बाद, 15 दिन बाद, साल बाद, 6 महीने बाद आप इसको दे सकते हैं, कोई ख़राबी नहीं करता। आपको कचरा साफ करेगा, जो है गंद निकालेगा। ये कोई भी ख़ानदान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई बीमारी चल ना रही, उसको रोकेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अमोनियम कार्ब है, साबाडीला है, आर्सेनिक आयोडाइड, हेपरसल, ब्रेटा कार्ब, थायराइड, स्किन सोराइसिस, सल्फर, आर्टिका, एपस, एसिड पिक्रिक, एस्टॉकस, वीट, बेसिलियम एलोज, कास्टिकम, लाइको, मक्साल, एलेस्टोनिया, ये सारी वीट एलर्जी है। नेट्रोमियर भी जा सकती है, लेकिन नेट्रोमियर जो है उसके अपनी एक शनाख्त है, उसकी अपनी शनाख्त है। डिज़ायर फॉर सॉल्ट होगा और ऑयली स्किन होगी, दैट इज़ द नेट्रोमियर। या आपके जो स्पेशली वजाइनल ट्रैक है ड्राई होगा, माउथ ड्राई होगा। वीट एलर्जी में जा सकती है, लेकिन मेरे कभी इतना इस्तेमाल में नहीं हुई। वीट एलर्जी में ये लाइको बहुत अच्छा काम करती है, बेसिलियम एलोज बहुत अच्छा काम करती है, कास्टिकम बहुत अच्छा काम करती है, एक और दवाई है एलेस्टोनिया, वो बड़ा अच्छा काम करती है। नेक्स्ट, लेकिन ये सारी दवाइयाँ करेंगी 100 में से 10%, लेकिन अगर आप कार्सिनोसिन लगा के करेंगे तो आपका रिज़ल्ट ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट फ्रूट्स में है, चाइना है, बेक्ड पल्स है, मिल्क फेरम, नेट्रम का इथूजा है, एग फेरम है। तो एलर्जी में बाकी भी दवाइयाँ हैं, लेकिन वो है कि एलर्जी जो आपने इनहेरिट की हुई है, या ये तो एक्सीडेंटली अगर कुछ है जी वक्ती तौर पे, तो इससे ठीक हो जाती हैं। अदरवाइज़ डीप अगर है या क्रोनिक है तो वो फिर
कार्सिनोसिन के बगैर नहीं ठीक होती। नेक्स्ट, न्यूमोनिया है। नेक्स्ट, फ्लैचुनेस। बेसिकली ये सप्रेशन को भी ठीक करती है। और फ्लैचुनेस बाज़ दफ़ा जो है आपकी जो अवाब बन जाना पेट में, ये बहुत किसी चीज़ की वजह से, सप्रेशन की वजह से भी हो जाती है। बेशुमार केसेस ऐसे जो किसी दवाई से नहीं ठीक होते ना, गैस के, उनको कार्सिनोसिन 200 की एक डोज देना, वो कहेगा मैं सुखी हो गया हूँ, बिल्कुल सुखी हो गया। लेकिन पहले तो हम दूसरी दवाइयाँ देते हैं, एच पेलोरी, लाइकोपल्स, कॉल्गी कार्ब है, आयोडम है, बेशुमार चाइना है, सारी बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ हैं, एसाफोटेडा है गैस के लिए। लेकिन जब आप बिल्कुल रुक जाएं कहीं तो फिर आपको गैस के साथ समझ में कि वो चीज़ गोला कैसे होता है ये हमारी गोला, हाँ, वो यूँ आता है जो ऊपर फंसता है। बेसिकली दिस इज़ द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। इसमें गनेशिया बहुत अच्छा काम करती है, इसमें एसाफोटेडा गोले में बड़ा अच्छा काम करता है जी। गोला आता है यहाँ हलक में, फिर फंस जाता है। कहीं पे भी वो चला जाता है बॉडी की किसी भी पार्ट। नेक्स्ट, burning pain like fire in the ascending colon, phosphorus, arsenic, auris versicolor, एंथ्रेक्सिनम। ये कंपैरेटिव स्टडी भी आपने दी है कि आपको बाकी दवाइयों का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रेस्ट कैंसर, सिक्रीनम, फाटोलाका, एस्टेरोब्रोम, बुफो, कोनियम, कार्बोएनिमेलस। ब्रीडिंग है तो क्रोटेलस है, कॉन्डोरेंगो, ब्रेस्ट कैंसर, कॉन्डोरेंगो भी है। कॉन्डोरेंगो। और बाज़ दफ़ा मैंने जो ट्यूबरकुलोसिस में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा आर्सेनिक आयोडाइड को पाया। आर्सेनिक आयोडाइड भी ब्रेस्ट कैंसर में बहुत अच्छा काम करती है अगर ट्यूबरकुलोसिस बेस हो तो। औरतों में तो बहुत कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, बहुत आता है। एस्टेरोब्रोम, आर्सेनिक आयोडाइड, लाएं यार लाएं, इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट, ये सारी सिम्टम है कार्सिनोसिन के। नज़ल, कफ, ओपिंग कफ। नेक्स्ट, ये आँख का जो सफेद हिस्सा ये ब्लू हो जाता है, हाँ जी, क्योंकि कार्सिनोसिन जाएगी। कार्सिनोसिन जाएगी। मेडोरिनम है, थूजा है, लेक्सिस है, सोल है, एसिड सल्फ है, ये स्पॉट को रिमूव करती हैं। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट मेंसेस, कोई दवाई काम ना करे, एपीएस्टेरिनम है, इरिजरॉन है, थलास्पी है, ट्रिलियम है, लेक्सिस है, बिटवीन मेंसेस बोवेस्टा है, ट्रिलियम है, क्रोटेलस है, ये सारी अगर फेल होती हैं तो फिर कार्सिनोसिन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर नहीं ठीक होगा। नेक्स्ट, 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 बोवेस्टा,
नेक्स्ट, नीचे लिखा हुआ आ गया। नेक्स्ट, ओवेरियन सिस्ट, थूजा है, रेडियम है, एपस है, ओफोरिनम है, लेक्सिस है, पोडो है, लाइको है, प्लाटिनम है। दिस इज द ओवेरियन सिस्ट। द कंपेरिजन है विद द कार्सिनोसन। जो तमाम दवाइयाँ काम ना करें तो कार्सिनोसन लगा के दें तो अच्छा काम करेगी। प्लेटिनम है, प्लेडियम है, प्लेडियम, ये सारी सिस्ट की दवाइयाँ हैं। ओवेरियन सिस्ट, प्लेडियम भी है, प्लेडियम, प्लेटिनम, ये प्लेडियम। प्लेडियम ये इसके साथ ही मिला होता है। प्लेडियम कम्प्लीमेंट्री बड़ी अच्छी है इसके साथ, खुशामद पसंद होती है ये प्लेडियम वाली, तारीफ पसंद करती है। प्लेटिनम मगरूर है, बादशाह है, और ये खुशामद पसंद है, बादशाह की बयान ही समझें। प्लेडियम इसकी फितरत में है कि इसकी तारीफ़ की जाए तो जो मर्जी है काम करा दें। प्लेडियम खुशामद, इसीलिए कहते हैं ना कि जो प्लेडियम की मरीज़ होगी ना, वो अगर खूबसूरत नहीं भी होगी तो आप उसको कहेंगे तुम बहुत खूबसूरत हो, दिहाड़ी 10 दफ़ा शीशा ही देखती रहेगी। दिस इज़ द प्लेडियम। तारीफ़ पसंद करती है। औरत की कमज़ोरी भी है, वैसे भी इंसान की कमज़ोरी है तारीफ़ पसंद करना। प्लेडियम वाले बहुत मिलते हैं आपको। ये मजाज है ना, टेम्परामेंट है, इनको भी देखना होता है। जेलस है, लेक्सिस, एपस, बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, फलाने ये कपड़े पहने हुए मैंने इनकी जेलसी है, तो यहाँ लेक्सिस है, एपस है। आप उसकी तारीफ़ करेंगे तो रोज़ घर के चक्कर लगाएगी आपको, आपकी खातर तवाज़ो अच्छी करेगी। ये मजाज हैं, टेम्परामेंट्स हैं। हाँ मजाज नहीं हाँ, तू गोश्त खाना चाहता है, गोश्त नहीं मिलेगा। ये याद रखना कि दवा हम उसको कहते हैं जो नॉर्मल से अबनॉर्मल करे और अबनॉर्मल से नॉर्मल करे। तो जो अगर आप किसी के अंदर दवा कसरत से इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर प्रूविंग आ जाएगी, वो वही हरकतें करेगा जो वो ठीक कर सकता है। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, फेब्रॉइड्स, कोनियम है, कलकेरिया फ्रोज है, लेपसल्बा है, फ्रेसिनस है, ओरोम्योर नेटोम है। ये वो दवाइयाँ हैं जो यूट्राइन कैंसर में इस्तेमाल होती हैं, फेब्रॉइड्स में भी होती हैं। तो वो कार्सिनोसन से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ये भी दवाइयाँ इन पे भी गौर करें। डिज़ायर फॉर चॉकलेट लाइकोपोडियम है, डिज़ायर फॉर चॉकलेट अर्जेंटम नेट्रिकम है, फास्फोरस है। लेकिन इसमें भी जो नहीं कर डिज़ायर फॉर, माँ भी चॉकलेट खाती थी, अब बेटी भी खाती है तो वो छूटती नहीं है। तो कार्सिनोसन डिज़ायर फॉर चॉकलेट की जब ट्रांसफ़र हो जाएगी तो फिर उसको यही रोकेगी। माँ कच्चे चावल खाती थी, बेटी भी कच्चे चावल खा रही है, तो एलोमिना नहीं ठीक करेगी उसको। समझ आ गई ना? माँ को एलोमिना ठीक कर देगी, बच्ची को नहीं ठीक करेगी। माँ चाक मट्टी खाती थी, बच्ची भी चाक मिट्टी खाती है, तो कलकेरिया कार्ब या एसिड नाइट्रिक या वो कागज़ खाती थी या लेक्फेलिनम है, तो वो उसको माँ को तो ठीक कर देगी, बच्ची को नहीं ठीक करेंगी। बच्ची को आप कार्सिनोसन लगा कर देंगे तो वो ठीक करेंगे। नेक्स्ट, आई समझ मेरी बात? नेक्स्ट,
हम ये चाह रहे हैं कार्सिनोसन आपको बता के कि बेशुमार दोस्त हमारे हैं, वो कहते हैं जो मटीरियल मेडिका में लिखी हुई दवाइयाँ ना वो काम नहीं करती। उनके लिए ये मैसेज है कि वो कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और 60-70 दवाई ऐसी, मेरा इंटरकरेंट रेमेडी पे एक मेरा लेक्चर है, व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल व्हाट शुड बी डन, तो उसमें 60-70 मेडिसिन मैंने बताई हुई हैं ये, जिसके बारे में आप कहते हैं ये दवाई काम नहीं करती, तो काम नहीं करती तो फिर आपने क्या करना है। उसमें एक दवाई है कार्सिनोसन, बाकी तो हमें इतनी बताई नहीं आपको, वो पूरा लेक्चर है मेरा। नेक्स्ट, डिजायर फॉर फैट्स, कलकेरिया पल्स, फूड दैट मेक्स इट वर्स, नक्स, पल्स, लाइको, कार्बोवेज, हेड इंजरी, सर की चोट, जब नींद दवाई से ठीक होती है तो कार्सिनोसन। वैसे तो नेट्रम सल्फ है, अर्निका है, पेरिकम है, सिक्यूटा है, आर्टिमिशिया वेलगैरिस है, मिली लोटस है, मिलीफोलियम है, ये सारी सर की चोट की दवाइयाँ हैं। लेकिन आप ये सारी भी दे दें फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, पीछे कोई चल रही होगी, तो फिर कार्सिनोसन की। नेक्स्ट, नेफ्राइटिस सिंड्रोम, प्रोटीन आती है गुर्दों से। नेफ्राइटिस सिंड्रोम भी बड़ा मुश्किल सा इलाज है, और ये उसकी दवाइयाँ एप्पस, ओरोमे और कलकेरिया, ऑस्टियोपोक्लोनियम, लाइको, टेरिबेंथीना, कलकेरिया फास, मेडेरिनम, थूजा, इसकी कंपैरेटिव स्टडी है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस, कंपैरेटिव स्टडी हमको दे रहे हैं। बेसिकली आपको कार्सिनोसन समझा रहे हैं कि कार्सिनोसन यहाँ भी काम करती है, हेपेटाइटिस में भी काम करती है, उसमें भी करती है, पाइका में भी करती है, हर जगह काम करती है। नेक्स्ट, सिरोसिस ऑफ द लिवर, लिवर का सिकुड़ जाना। नेक्स्ट, डिज़ायर फॉर डीप ब्रेथ, आपने इग्नेशिया पढ़ा होगा, आपने कलकेरिया फास्ट पढ़ा होगा। मज़े की बात है कि जिसकी ना रुकेगी आप उसको कार्सिनोसन देखें, डीप ब्रेथ। इसका मतलब है इसके अंदर इग्नेशिया भी मौजूद है, इसके अंदर कलकेरिया फास्ट भी मौजूद है, इसके अंदर नेट्रम म्योर भी मौजूद है, इसके अंदर नेट्रम एसिड फास्ट भी मौजूद है, इसके अंदर ओरोमेट भी मौजूद है। डीप ब्रेथ, बहुत बड़ी दवाई है, बहुत बड़ी दवाई है कार्सिनोसन, बहुत बड़ी दवाई है। नेक्स्ट, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज नहीं टूटती वो कार्सिनोसन टूटती है। मसलन ओपियम है, लोमीना है, हाइड्रोसिस है, स्टेज रूब्रम है, स्लेशिया है, प्लमम है, फेल्टोरी है, लेकिन जो कब्ज किसी दवाई से भी ना टूटे उसको कार्सिनोसन तोड़ देती है। नेक्स्ट, ब्लैक एंड ड्राई स्टूल। ब्लैक स्टूल की बड़ी मशहूर दवाई है लेप्टेंड्रा, लेप्टेंड्रा, और आज देंगे तो कल ठीक कर देगा, इतनी अच्छी दवाई है लेप्टेंड्रा। वैसे आर्सेनिक भी है, लेकिन लेप्टेंड्रा जो है ना वो कमाल है। वन एम 200 3M, मैं तो एक ही टुका देता होता हूँ, मुझे पता है। ख़ास करके लीवर के पेशेंट्स में, सूरेटिक में बड़ा अच्छा काम करती है जब ब्लैक स्टूल आना शुरू हो जाता है। लेप्टेंड्रा एक्सीलेंट लगती है, मैं कहता हूँ समझे डिस्प्लिन लग गई, ऐसे लगती है। अगले दिन मरीज कहेगा स्टूल ठीक हो गया। क्लोटेड होता है ना, जमा हुआ पीछे से आ रहा होता है।
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कहते ना इस होम्योपैथी को समझने के लिए ये उम्र ही थोड़ी है, यकीन मानो बहुत थोड़ी है, बहुत बड़ी है। साइंस ही इतनी बड़ी है, इसको समझना खुदाई को समझने के लिए, आप खुदा के कानून को समझें, बड़ा मज़े की फील्ड है। और मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं ना यार मैं ये करता, मैं वो करता, मैं कहता हूँ यार इससे अच्छा दुनिया में काम ही कोई नहीं, कोई काम नहीं, ये तो डॉक्टर साहब हम फील्ड में तो तब हम कहते हैं ना कि अच्छा काम इससे खूबसूरत काम ही कोई नहीं। जो नहीं है कि कहते हैं वो कहते हैं दोनों। नेक्स्ट, मोल्स। मोल्स जो होते हैं ना, कैंसर ज़्यादा मोल्स बॉडी में हो तो कैंसर हिस्ट्री होती है और कैंसर डेवलप होता है ऐसी बॉडीज़ के अंदर। एसिटिक एसिड, लाइकोथूजा, ये सारी मोल्स की दवाइयाँ हैं। नेक्स्ट, वुंड्स दैट हील टू स्लोली, वो ज़ख्म जो आस्ता आस्ता ठीक हो। स्लेशिया है, ग्रेफाइट है, हेपरसल्फ है, एंथ्रेक्सिनम है और उसमें कार्सिनोसन भी है। नेक्स्ट, एक्यूट एंड क्रॉनिक इंसोमिया, नींद का ना आना, इग्नेशिया है, कॉफिया है। बच्चों में हम कसरत से इस्तेमाल करते हैं साइपरपीडियम को। बच्चा रात को खेलना चाहता है, सोता नहीं है, तो उसको हम हैं मतलब चुस्त बैठा होता है ना, सोता ही नहीं है, तो साइपरपीडियम स्पेशली हम माजूर बच्चों में कसरत से इस्तेमाल करते हैं साइपरपीडियम का इस्तेमाल। नहीं वो सोता नहीं, रात को नहीं सोता ना, तो बच्चों में तो बहुत अच्छा साइपरपीडियम काम करती है। और जो नींद किसी भी दवाई से ना आ रही हो तो आप उसको कार्सिनोसन लगाएंगे तो वो भी सो जाएगा। और ये रात को काम भी बड़ा अच्छा करती है, जैसे नक्स रात को अच्छा काम करती है, इसी तरह कार्सिनोसन रात को अगर दी जाए तो बहुत अच्छा काम करती है, बड़ी गहरी बड़ी डीप नींद आती है। सल्फ़र रात को, इसलिए सल्फ़र बेसिकली एंटीसोरिक है ना, मुतर्रक कर देती है, बॉडी को एक्टिवेट करती है और रप्ट करती है, सल्फ़र चीज़ों को उबारती है सल्फ़र। इसलिए कहते हैं कि रात को अगर आपको नींद सही आ रही है तो रात को अगर आप सल्फ़र खा लेंगे तो आपको जगाएगी। जिनको नींद नहीं आती उनको देंगे तो उसको नींद आ जाएगी, सल्फ़र रात को। हाँ, जिनको आती है उनको देंगे तो उनको बैठा ही रखेगी। ना लगी आंख जब से लगी आंख, ना लगी आंख जब से लगी आंख, तो वो इग्नेशिया है, वो सल्फ़र है। चलें जी, एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन क्या है कि जो कल काम करना है उसकी तैयारी आज ही शुरू कर देनी है। एंटिसिपेशन, वक्त से पहले इम्तिहान, कल पेपर है तो आज से ही कागज़ पेंसिल पकड़ के बैठा होगा, सुबह पेपर है, रात को नींद नहीं आएगी। दिस इज़ द एंटिसिपेशन। मोशन शुरू हो जाएंगे, कोई सर दर्द शुरू हो जाएगा, तो ये आप जलसीम देंगे या अर्जेंटम नेट्रिकम देंगे तो ये एंटिसिपेशन को ख़त्म कर देती है। या जलसे में तकरीर करने जाएगा तो घबराएगा, नहीं बोल सकूँगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको ये ठीक करती है जलसीम अर्जेंटम। अगर ना कोई ठीक करे तो फिर कार्सिनोसन ठीक कर देती है। नेक्स्ट, फ्रॉम मिसिंग अ लव्ड वन, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, अगर इग्नेशिया है दवाई उसकी, तो वो अगर नहीं अच्छा काम करती तो फिर आप उसको कार्सिनोसन दें।
ये गम को दूर भी करती है, गम दूर कर देती है। कितनी बड़ी दवाई है, बेशुमार दवाइयां इसके अंदर पेवस्त हैं, बेशुमार दवाइयां। कायनात का दर्द इसने समेटा हुआ है, दुनिया जहान का दर्द इस दवाई के अंदर, दुनिया जहान के मसाइल इसके अंदर है फिजिकली। अब ये मेडोरिनम की सिम्टम है, या यूं चेस्ट के साथ बच्चे यूं नी जो है यहाँ लगा के सोते हैं, अक्सर बच्चे कि माँ आगे मेरा बच्चा यूं सोया होता है, ये मेडोरिनम की सिम्टम है। ये कार्सिनोसन की भी सिम्टम है। ये नॉर्मल नहीं आता नहीं, ये नी टू चेस्ट। नॉर्मल तो यूज फ्लैट सोना होता है ना, ये लेफ्ट ये हाँ, ये नी टू चेस्ट जो है ये बेसिकली साइकोसिस की अलामत है। नी टू चेस्ट जैसे नमाज में बच्चा सोता है ऐसे है, तो फिर ये साइना की अलामत है, उसके पेट में कीड़े होंगे। और कार्सिनोसन कीड़ों को भी निकालती है, बड़ी मज़े की बात है। जो कीड़े किसी दवाई से निकलते, सिक्रीनम या कार्सिनोसन उसको निकाल देती है। ट्यूबर है, सल्फर है, कल्केरिया कार्ब है, साइना है, ट्यूक्रोमेरा मैरम है, इंडिगो है, ये सारी कीड़ों की दवाइयाँ। चिलोन है, फ्लेक्समास है, टिप्स पे होनी चाहिए ना, यूँ टिक 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 काम होना चाहिए। क्या उल्टा सो के टांगे कब से कमर को लगा सकते हैं? यूं उठा लेना टांगे, जो यूं उठा लेना, दैट इज द एसिड फास्ट। ऐसे कहें ना, टांगे कमर को कहाँ लगाएगा, वो तो फिर ऐसे चेस्ट को लगाएगा ना। मैं भी कहूँ उल्टा सोएगा, टांगे पीछे फोल्ड करके कमर के साथ कैसे लेके? एसिड फास्ट कहता है टांगे रोकने के बावजूद नहीं रुकती, उठ जाती हैं। एसिड फास्ट वो कहता है इतनी बेहुदा सिम्टम है, लेकिन है तो क्या किया जाए, इसको लिखना मजबूरी है मेरी। नेक्स्ट, अनरिफ्रेशिंग स्लीप, सल्फर, कालीफास, एसिड फास। नेक्स्ट, सिस्लिक वोमिटिंग इन चिल्ड्रन, दूध पीने के बाद वोमिट कर देना, इथोजा फेरामेट। एक और दवाई है सिलेशिया, एक और दवाई है मैककार्ब, एक और दवाई है वलेराना, एक और दवाई है मैगम्योर, एक और दवाई है नेट्रम कार्ब। ये सारी डाइजेशन की दवाइयाँ, दूध के डाइजेशन की। नेक्स्ट, नेक्स्ट में कहो यार, बस कुछ लोग नए आए, ये ना कि अगली दफ़ा लेक्चर भी ना आए कहते रहे, तो लेक्चर जो है वो इतना लंबा हो जाता है। मोडेलिटी, बेटर फ्रॉम ओपन एयर, बेटर ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। तूफान से खेलना चाहता है, तूफान से खुश होता है। कई बच्चे ऐसे आपने देखे होंगे, कई जो आंधी तूफान चलती है तो बाहर निकल जाते हैं, और कई अंदर घुस जाते हैं। अपोजिट है रोडोडेंड्रॉन एंड फास्फोरस। ब्रेव है, कार्सिनोसन में अगर बुज़दिल नहीं होता, ब्रेव होता है। कहीं ब्रेव नजर आता है, कहीं बुज़दिल नजर आता है, कहीं बीमारी से डर रहा है, कहीं लड़ रहा है। नेक्स्ट, वर्स फ्रॉम वार्म रूम, वेदर एक्सट्रीम्स, एयर एंड सी शोर्स,
फुल और न्यू मून। नेक्स्ट, एंड लंबा कंपैरिजन है, सोल, एक्सरे, थ्रेक्सिनम, सिक्रीनम, एपिस्टेरिनम। दो दवाइयाँ मैंने नई डाली हैं जो मटीरिया मेडिका में नहीं है। दो दवाइयाँ मैं नई डाली हैं जो मटीरिया मेडिका में नहीं है। एक वेनक्रिस्टाइन और एक है साइक्लोफॉस्फेमाइड। ये दो दवाइयाँ हैं जो कैंसर में यूज़ होती हैं। बेसिकली ये दो दवाइयाँ ये जो हैं ये हैं कीमोथेरापी से बनी है। जो कीमोथेरापी की जो डोज है ना, ये उसको पोटेंटाइज किया गया है और हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द न्यू मेडिसिन। मेथोट्रेक्सेट, ये भी एलोपैथिक दवाई है, ये भी एंटी कैंसरियन मेडिसिन है और मोस्ट कॉमनली सोराइसिस में इस्तेमाल होती है। ये भी हमने पोटेंटाइज ये हुई है और हम इसको भी सोराइसिस और दूसरी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। कैडमियम सल्फ बहुत बड़ी दवाई है। टोबैको, आर्सेनिक, एस्चेस रूब्रोम, फाइटोलाका, कार, ये सारी कैंसरियन मेडिसिन है जिसका आप कंपैरिजन करेंगे। और फिर ऑर्गन वाइज स्पेसिफिक मेडिसिन है कैंसर की, मतलब ब्रेन ट्यूमर है तो कोनियम है, कलकेरिया कार्ब है। आप नीचे माउथ में आ जाएं तो आपको यहाँ टोबैको मिलेगी, यहाँ आपको काली साइनाइट मिलेगी, यहाँ आपको एसिड नाइट्रिक मिलेगी, यहाँ आपको एक्ला लावा मिलेगी, यहाँ आपको मर्कसल मिलेगी। इससे नीचे आ जाएं, इस एरिया में आ जाएं तो यहाँ आपको सिस्टर स्कैन मिलेगी, यहाँ आपको सिक्लोफ्लोरिया मिलेगी। आप और नीचे आ जाएं, ब्रेस्ट में आ जाएं तो फिर कॉन्डोरोंगो है, फिर वो एस्ट्रेस रूब्रोम है, फाइटोलाका है जो पूरी आपने बताई। और नीचे आ जाएं, लिवर पे आ जाएं तो आपको कोलोस्टिनम मिलेगी, आपको क्रोस्टेलर मिलेगी, आपको डोलिकोज मिलेगी, आपको कार्सिनोसन वहाँ मिलेगी। तो इस तरह से आप लंग्स में चले जाएंगे तो आर्सेनिक आयोडाइड मिलेगी। मतलब इस तरह से ऑर्गन स्पेसिफिक भी कंपैरेटिव बड़ी लंबी स्टडी है जो कि अगर मैं शुरू कर दूंगा तो 2-3 घंटे खा जाएगा। तो ऑर्गन स्पेसिफिक भी मेडिसिन है, जैसे स्किन पे आ जाएं तो थूजा है, जुकुरेटी है, जैसे ग्लैंड पे चले जाएं तो कोनियम है, आपकी होंगनॉन है, यूसिन है। तो इस तरह से ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन है, आपकी ग्लैंड्स की स्पेसिफिक मेडिसिन हैं। फिर कुछ सारकोड्स हैं, कुछ नसोड्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, जैसे ओफोरिनम है वो ओवरिन का सारकोड है, जैसे थायराइडिनम है वो थायराइड का सारकोड है। तो इस तरह बहुत से सारकोड्स भी हैं। एड्रेनलिन है वो एड्रेनलिन ग्लैंड का सारकोड है। तो वो इस सारी कैंसर में इसका कंपैरिजन है। क्योंकि है बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन चूंकि मैं एक इसकी फ़िलोसफ़ी आपको समझाना चाह रहा था कार्सिनोसन की, और मुझे उम्मीद है कि जो जहां लोग बैठे हुए हैं ना वो इसको समझ गए। इतना मुझे अंदाज़ा है कि जिस अंदाज से हम इसको लेके चलें, जिस अंदाज में हमने जेनेटिक स्टडी की है, जिस तरह हमने जीन की खराबी को समझा, और मैंने मायोपैथी को जो हमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है स्पेशली उसको मैंने कंक्लूड किया। पूरे लेक्चर को मैंने 2-3 लाइनों में खींच के ले आया, उसको समझाना ताकि आपके अंदर ये फिक्स हो जाए कि क्या है, व्हाट इज़ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। व्हाट इज़ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है कि वो डिस्ट्रोफिन एंजाइम है, डिस्ट्रोफिन जीन है और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है, और ये कहाँ पे होता है, ये एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्स करती है ये जीन है, और उसकी फॉल्ट की वजह से, विसिंग वजह से ये जो प्रोटीन नहीं बनती, उस प्रोटीन की वजह से मसल के अंदर शॉक अब्जॉर्बर नहीं होती, और उसको कौन सी दूर करेगी, वो कार्सिनोसन दूर करेगी। अगेन द मेडिसिन ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो ज़रा लिख देना यार, मेडिसिन ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एक दवाई मैंने पढ़ी तो उस दवाई में एड़ी उठती है पीछे से, पंजे पे के बल बच्चा चलता है, और वो दवाई है लिथायरस। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बच्चा जो है वो पहले उसका उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, फिर वो टो पे चला जाता है। तो टो जो है वो लिथायरस में टो पे बंधा जाता है।
तो हमने लिथायरस से बहुत सारे बच्चे स्टेबल किए, बहुत सारे बच्चे इससे बेहतर हुए। दूसरा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जब जीन्स के अंदर इर्तहाश कौन सी चीज़ पैदा कर सकती है, जीन के अंदर एनर्जी को, ऑब्स्ट्रक्शन तो कार्सिनोसिन दूर करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन तो मेडोरिनम दूर करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन तो सिफलिनियम दूर करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन और बहुत सारे मेडिसिन दूर करेंगी, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ कौन डीएनए में प्रोवाइड करेगी? वो एक्सरे प्रोवाइड करेगी, एक्सरे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। कार्सिनोसिन उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करेगी। लिथायरस उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ देगी। प्लमोमेट है, ओरोमेट है, कोनियम है, और आपकी ये है कौन सी एक और दवाई है जो मिनरल है उसका, एलोमिना है, एलोमिन है, और थीलियम है। ये सारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की मेडिसिन है। तो आप बेसिकली ये समझें कि मैकेनिज़्म जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, उसको वेरिएशन है पेशेंट टू पेशेंट। आप ये भी सकते हैं कि उसकी फैमिली हिस्ट्री लें कि उसके ख़ानदान में कौन सी बीमारियां चल रही हैं। उन बीमारियों को एड्रेस करेंगे हम, तो वो जीन जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, वो जीन का फॉल्ट जो है वो दूर हो जाएगा, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक हो सकती है। ठीक है जी। कोबाल्टम बेसिकली जो है वो स्पाइन की दवाई है, स्पाइनल कॉर्ड की दवाई है, और हम जा रहे हैं नीचे जीन्स पे काम करना कर भी जाए, लेकिन बेसिक समझने की कोशिश है कि जब तक वो जीन जो ख़राब है या कमज़ोर है वो ठीक नहीं होगा, और वो जो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन है वो नहीं बनेगी, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक नहीं होगी। आपने काम करना है किस पे? उस जीन्स की वीकनेस को दूर करना है और उस प्रोटीन को प्रोड्यूस करना है। आई समझ? आपसे कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का आप क्वेश्चन करेगा, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से, चाहे आप ठीक कर सकें ना कर सकें, आप उसको बताएंगे ज़रूर कि व्हाट इज़ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये बड़े बड़े एलोपैथिक डॉक्टरों को भी नहीं पता, होम्योपैथों को तो छोड़ ही दें आप कि व्हाट इज़ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी।